नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 11 सितारों से आगे के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। इस पाठ में हम समास व उसके भेदों, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले, जैसा कि ये पाठ समास पर आधारित है, तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं, यानी कि हम समास की परिभाषा देख लेते हैं। ये देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं और इस विधि से जो नए शब्द बनते हैं उसे हम क्या कहेंगे? समस्त पद। जब समस्त पद को वापस पृथक पृथक किया जाता है, यानी कि जब उस समस्त पद को, जो हमने नया शब्द बनाया है, अगर हम उस समस्त पद को दोबारा से वापस से अलग अलग कर देते हैं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, गंगा जल। अगर हम गंगा जल शब्द का विग्रह करते हैं, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा? गंगा का जल। ठीक है। अब इसमें दो पद हैं, एक ये वाला पद, इसे पहला पद कहेंगे पूर्व पद, और एक ये पद, इसे हम उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, कि इस जो ये पूरा जो वाक्य है, ये जो शब्द है, पद है, इसमें दो पद हैं। इस पूरे पद में दो पद हैं, गंगा और जल। और समास, अगर हम दोबारा इनका समास करेंगे तो क्या बन जाएगा? गंगा जल। और विग्रह करने पर क्या होगा? गंगा का जल। और समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए, और पहले पद को हम पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी ये परिभाषा दी गई है। दो शब्दों के मेल से बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं। जब दो शब्दों का मेल हो जाता है तो क्या हो जाता है? समस्त पद कहलाते हैं। वो जो बना नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। और समस्त पद बनाने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। शब्दों को अलग करके लिखना, जब जो समस्त पद है यदि उसे हम दोबारा से अलग अलग करके लिखें तो वो क्या होगा? समस्त पद का विग्रह कहलाता है। ठीक है, समस्त पद में प्रयुक्त पहला शब्द पूर्व पद और दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, एक बार ये परिभाषा दोबारा देखते हैं। दो शब्दों के मेल से बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। और शब्दों को अलग करके लिखना समस्त पद का विग्रह कहलाता है। समस्त पद में प्रयुक्त पहला शब्द क्या होता है? पूर्व पद, और दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाता है। अब हम प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों व उनके विग्रह को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये शब्द दिए गए हैं, ये जितने भी शब्द हैं, ये खंड क में ये क्या है? समस्त पद। ठीक है, और खंड ख में समस्त पद का विग्रह किया गया है, यानी उसे तोड़ा गया है, तोड़ के लिखा गया है। ठीक है, पुस्तकालय, समस्त पद क्या है? पुस्तकालय। और इसका विग्रह करेंगे तो हम क्या बनेगा? पुस्तक का आलय, जहां पर पुस्तकें रखी जाती है, लाइब्रेरी। ठीक है, अगला है प्रयोगशाला, यानी प्रयोग के लिए शाला, जहां पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय,
विश्व का विद्यालय। आनंदानुभूति, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? आनंद की अनुभूति। सप्ताह, सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह या समाहार। पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई जहाँ पर ये योजक चिन्ह आ जाए तो उसमें और या शब्द जुड़ जाएंगे बीच में, ठीक है। मध्य में, इन दोनों के मध्य में और या शब्द लग जाएंगे, जैसे पढ़ाई लिखाई का पढ़ाई और लिखाई। भाई बहन, भाई और बहन। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। अब देखिए, खंड क समस्त पद हैं, ये वाले सभी शब्द समस्त पद हैं, और खंड ख समस्त पद का विग्रह है, ठीक है। समास के 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? 6। तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, ठीक है। इस पाठ में हम समास के 3 भेद, तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व के बारे में पढ़ेंगे। द्वंद्व समास, ठीक है। अब ये देखिए, पढ़िए और समझिए। तुलसीकृत, रामचरितमानस अवधी भाषा में है। अब यहाँ पर तुलसीकृत को अगर विग्रह किया जाए इसका, तो तुलसी द्वारा कृत में कारक की विभक्ति का लोभ है। अब ये देखिए, जो तुलसीकृत शब्द है इसमें कारक की विभक्ति का लोप हुआ है, ठीक है। विभक्ति चिन्ह मतलब इसमें नहीं लगा है, सीधा लिखा गया है तुलसीकृत। याद रखिए, जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है, और जो पूर्व पद होता है, आगे का जो पूर्व पद होता है, पहला शब्द होता है, वो गौण होता है। मतलब कि उत्तर पद की वहाँ पर प्रधानता होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष समास। और वहाँ पर समास प्रक्रिया में बीच की विभक्ति जो होती है, विभक्ति चिन्ह जो होते हैं, उसका लोप हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण से हम अच्छे से समझेंगे इसे। नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। समस्त पद क्या है? परलोक गमन। तो अब हम इसका विग्रह करेंगे तो परलोक को गमन। अब ये देखिए, ये विभक्ति चिन्ह है तो इसका यहाँ पर लोप हो गया है, गायब है ये यहाँ से, है ना। और जब हम विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, विग्रह करने पर क्या हुआ? रोग से मुक्त। ये सभी क्या है? ये विभक्ति चिन्ह है, कारक विभक्ति चिन्ह, ठीक है। स्वर्गगत, तीसरा शब्द क्या है? स्वर्गगत। स्वर्ग को गत या गया हुआ, स्वर्ग को गया हुआ। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद लिखिए। अभी हमने समस्त पद का विग्रह किया था, लेकिन अब हमें विग्रह दिए गए हैं, हमें उन्हें समस्त पद में लिखना है। विग्रह क्या दिया गया है? भय से भीत, तो इसका समस्त पद क्या होगा? भयभीत। हस्त से लिखित, हस्तलिखित। समस्त पद क्या बनेगा? हस्तलिखित। माल के लिए गोदाम, तो इसका समस्त पद क्या बनेगा? माल गोदाम। विग्रह दिया गया है धर्म से भ्रष्ट, और समस्त पद क्या होगा? धर्म भ्रष्ट। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। अब आगे बढ़ते हैं। पढ़िए और समझिए। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वो था हमारा तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है और विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। पढ़िए और समझिए।
सज्जन सुख दुख हानि लाभ की चिंता किए बिना परोपकार करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो सुख दुख हानि लाभ की चिंता किए बिना परोपकार करते रहते हैं। अब यहाँ पर सुख दुख हानि लाभ में दोनों पदों की प्रधानता है। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, ध्यान दीजिएगा, जिस समस्त पद में, ये समस्त पद है जिसमें दोनों पद प्रधान हो, सुख और दुख दोनों पद प्रधान हो, दोनों की प्रधानता हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। ठीक है। विग्रह करते समय योजक के स्थान पर, और द्वंद्व समास की पहचान आप इस योजक चिन्ह से भी कर सकते हैं। और जहाँ पर भी योजक चिन्ह होगा विग्रह करते समय योजक के स्थान पर और या का प्रयोग किया जाता है। या तो और शब्द जोड़ दिया जाएगा या ये जोड़ दिया जाएगा या। ठीक है। तो अब करते हैं इसके उदाहरण। नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। समस्त पद है अन्न जल, तो विग्रह क्या हो जाएगा इसका? अन्न और जल। देश विदेश, देश और विदेश। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। आटा दाल, आटा और दाल। ठीक है। तो ये क्या जोड़ दिया हमने? मध्य में और शब्द जोड़ दिया योजक चिन्ह के स्थान पर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद लिखिए। अब हमें विग्रह दिया गया है, हमें उसे समस्त पद में लिखना है। सुख और दुख, तो इसका समस्त पद क्या होगा? सुख दुख, योजक चिन्ह लग जाएगा बीच में। ठीक है। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। भूख और प्यास, भूख प्यास। यश और अपयश, यश अपयश। रुपया और पैसा, रुपया पैसा। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। तो ये थे द्वंद्व समास के उदाहरण। और आप इसकी पहचान, आपको जैसा कि बताया, इसके जो समस्त पद होगा उसमें योजक चिन्ह होगा और जो इसका विग्रह होगा उसमें और या शब्द जुड़ा होगा। ठीक है, मध्य में। पढ़िए और समझिए। यातायात अवरुद्ध हो जाने के कारण मैं चौराहा बहुत कठिनाई से पार कर सका। चौराहा यानी कि चार राहों का समूह। चौराहा किसे कहते हैं? जहाँ पे चार राहें जाती हैं, जहाँ से चार राहें जाती हैं। ठीक है ना, आमने सामने से चार राहें जाती हैं। में पहला पद संख्यावाची विशेषण है। दोबारा देखिए, चौराहा चार राहों का समूह में पहला पद, जो पहला पद है यानी कि चार, वो क्या है? संख्यावाची विशेषण है। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो वहाँ द्विगु समास होता है। अब द्विगु समास की भी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। उसमें क्या होगा? जो पहला पद होगा वो क्या होगा? संख्यावाची विशेषण होगा, संख्या का बोध होगा वहाँ पे हमें, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, उदाहरण से आप अच्छे से समझ पाएंगे इसे। नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। समस्त पद क्या है? चौमासा। और अब विग्रह क्या होगा इसका? चार मासों का समाहार या समूह। चाहे आप समाहार लिखें या समूह लिखें, वो एक ही बात है। ठीक है। तिरंगा, तिरंगा यानी कि तीन रंगों का समाहार। नवग्रह, नव, नव से हमें पता लग रहा है 9 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 9 ग्रहों का समाहार। दोपहर, दोपहर यानी कि 2 पहरों का समाहार। त्रिलोक, त्रि यानी कि 3, 3 लोकों का समाहार। ठीक है, 3 लोकों का समाहार। नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद लिखिए। अब हमें विग्रह दिया गया है, हमें उसका समस्त पद बनाना है। 5 वटों का समाहार यानी कि पंचवटी। 5 तंत्रों का समाहार यानी कि पंचतंत्र। नवरत्नों का समाहार नवरत्न। 700 दोहों का समाहार क्या होगा? सतसई। ठीक है, 700 दोहों का समाहार यानी कि सतसई।
तीन वेणियों का समाहार त्रिवेणी। ठीक है, तो ये थे द्विगु समास के उदाहरण। और इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं कि इसमें जो पहला पद है वो क्या होगा, संख्यावाची विशेषण होगा। आशा करती हूँ बच्चों आपको तत्पुरुष समास, द्विगु और द्वंद्व समास अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के आओ दोहराएं से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।